तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आप सभी को ऑक्सीकरण तथा अवकरण के से होने वाली कुछ क्रियाएं, कुछ विशेषताएं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके ऑक्सीकरण और अवकरण के आपके दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाला सबसे पहला प्रभाव है कि हमारा भोजन का पाचन जो होता है वो ऑक्सीकरण और अवकरण मतलब ऑक्सीकरण के और अपकरण के संयोग होता है, जिससे कि हमारा भोजन का पाचन होता है। तो हमारा भोजन का जो पाचन होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा भोजन होता है जैसे कि चावल दाल वगैरह, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट रहता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे पाचन की क्रियाएं होती है तो उससे वो स्ट्रॉच में बदल जाता है। तो और स्ट्रॉच में बदलने के बाद जब शरीर के और क्रियाएं होती है जिससे वो ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। तो ग्लूकोज के अणु मतलब ये हमारा ग्लूकोज हो गया, तो इसके अणुओं में टूट जाता है। तो हमारा ग्लूकोज के अणु में जब टूटता है और जब हम ऑक्सीजन यानी श्वसन करते हैं तो सांस लेते हैं तो बहुत सारे गैस हमारे शरीर में आते हैं, लेकिन ग्रहण सिर्फ हम ऑक्सीजन को ही करते हैं। ठीक है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि O2 के साथ ये अभिक्रिया करेगा, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे भोजन के पाचन में क्या होता है, जब इन दोनों का पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद उसके बाद हमारा CO2 बन जाता है। इससे CO2 H2 और ऊर्जा बनता है। तो हमारा जो CO2 होता है वो तो हम जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल ही जाता है, क्योंकि इसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं रहता है, तो ये हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। अब देखिए हमारा जो H2O यानी जल बनता है, तो जल क्या होता है, हमारे शरीर में लगभग 60% तो जल ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि जल जो हमारा रहता है वो भी निकल जाता, मतलब वो भी हमारे रक्त में चला जाता है। और हमारा जो ऊर्जा रहता है वो हमारे शरीर में हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। तो यही होता है कि जब भी हम भोजन का पाचन इसी क्रिया से निर्भर मतलब इसी जो हमारा रिएक्शन है इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज जब श्वसन की क्रिया के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें CO2 H2 और ऊर्जा बनती है। इन तीनों का आप कार्य समझ गए होंगे। अब देखिए पहला हमारा ऑक्सीकरण और अपकरण का प्रभाव था भोजन के पाचन पे। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। हमारा दूसरा होता है भोजन का ऑक्सीकरण होना। भोजन का ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारा जो हम जो भोजन करते हैं जब वो ताजा रहता है तो उसका जो सुगंध रहता है वो काफी अच्छा काफी प्रिय होता है, यानी कि उसकी सुगंध अच्छी लगती है। लेकिन क्या होता है जब आप खाने को खुला छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है उस खाने का जो आप बनाते हैं या जो भी खरीद के भी लाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें छोटे छोटे वसा के कण रहते हैं जो हमारा भोजन रहता है। ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है ना कि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है यानी सड़ जाता है और उसका महक भी खराब हो जाता है और उसका स्वाद भी अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा दूसरा दैनिक जीवन पे आपका प्रभाव डालता है कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए हमारे पास तीसरा पॉइंट। हाँ लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताते हैं कि हमारा जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो इससे बचना मतलब भोजन जो हमारा रहता है अगर हम उसे अच्छे से रखेंगे तो उस भोजन ज्यादा समय तक रहे। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट होता है
कि भोजन में एक एंट्रासिड नाम का अम्ल रहता है, अगर वो डाल देते हैं तो भोजन जल्दी नहीं सड़ता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता। और हमारा फ्रिज जैसे रहता है, तो उसमें अगर आप भोजन को रखिएगा तो उसमें भी जल्दी खराब नहीं होगा। और जैसे कि कोई बर्तन होता है जिसमें वायु नहीं जाए, मतलब ना अंदर आए ना बाहर जाए, तो वैसे बर्तन, यानी कि बर्तन में रख के अगर भोजन को ढक के भी रखते तो वो भी जल्दी खराब नहीं होता। तो हमारा भोजन को संरक्षित करने का कुछ उपाय बताए। अब देखिए, अब आप देखते होंगे कि जैसे कि लोहा रहता है या कोई भी चीज रहता है, मतलब कोई भी धातु जिसे आप बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसको साक्षरण कहते हैं। तो हमारा जो दैनिक जीवन पे तीसरा प्रभाव होता है वो होता है धातु और अधातु का साक्षरण, यानी कि धातु और अधातु जो हमारा होता है उसका साक्षरण हो जाता है, यही ऑक्सीकरण और अपकरण की वजह से। जैसे कि हमारा Fe यानी लोहा रहता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके लोहा का ऑक्साइड यानी फेरम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि धातु का क्षरण यानी कि उसका उसका जो मजबूती रहता है उसमें कमी आ जाता है या लगभग खत्म ही हो जाता है। और देखिए, ऑक्सीकरण और अपकरण, इसका आपको मैं तीसरा बताया, अब मैं चौथा बताती हूँ जिसमें कि आपका दहन आ जाता है। तो हमारा जो दहन होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि दहन की कुछ शर्तें होती है। जैसे कि हमारा दहन का कुछ शर्त होता है, जैसे कि दहन में हमारा आ जाता है कि दहन कैसे होता है, क्यों होता है, इससे क्या होता है। तो दहन में हमारा ऑक्सीजन का उपस्थिति होना चाहिए, पदार्थ जो हमारे पास रहता है, यानी कि कोई भी पदार्थ जलता तो नहीं, मतलब हर पदार्थ, जितने भी आप पदार्थ देखते हैं वो जलता तो नहीं। जैसे कि आप ईंट को जलाओगे तो वो नहीं जलेगा, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो नहीं जलता है, ईंट, बालू, कंकड़, ये सब नहीं जलता है, तो वो हमारे अज्वलनशील पदार्थ में आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दहन क्या। तो दहन एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसके लिए ऊर्जा और जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसको, जैसे कि आपका दहन होगा तो उससे आपको प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिलेगा, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो उससे गर्मी मिलता है, और गर्मी के साथ साथ उससे प्रकाश भी मिलता है। जैसे आप आग कहीं जलाते तो उससे प्रकाश और आपको उष्मा मिलता है। तो हमारी दहन की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा दहन का परिभाषा आप देख सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसे होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो। अब देखिए, कोई भी चीज बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं होती है। जैसे कोई भी इंसान बोल रहा है तो उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई चल रहा है तो उसके लिए भी। तो वैसे ही कोई भी चीज को जलाने के लिए उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, ये तो जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ये ऊर्जा को क्या करता है ना, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदल देता है हमारा जो दहन होता है। ठीक है। तो दहन के लिए कुछ शर्तें होते हैं, जैसे कि दहन दहन के लिए कुछ शर्तें होती है। उससे पहले आपका जो दहन होता है उसके ही आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ज्वलनशील पदार्थ और एक अज्वलनशील। सबसे पहले हम ज्वलनशील पदार्थ जाने। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है ना,
वैसे पदार्थ जो जल जाए, यानी कि जिसको आप जला सकते हैं उसको ज्वलनशील पदार्थ कहें, और जिसे आप नहीं जला सकते उसे अज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि हमारा कागज होता है तो उसे हम जला सकते हैं, लकड़ी होता है उसे भी जला सकते हैं, पेट्रोल, केरोसिन तेल, इन सबको आप जला सकते हैं, तो इसे आप ज्वलनशील पदार्थ में रखिएगा। और अज्वलनशील पदार्थ जैसे कि हमारा पत्थर होता है, ईंट होता है, वो सब नहीं जलता है तो उसे अज्वलनशील पदार्थ कह देते हैं। अब देखिए हमारा दहन का हो गया। अब देखिए ये जो हमारा दहन होता है उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। जैसे कि पहला हमारा होता है कि तो दहन की जो हमारी पहली शर्त होती है उसमें होता है कि दहन के पोषक का होना, यानी कि दहन के लिए जो जो सामग्री लगते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हमारा रहना बहुत जरूरी होता है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जलता है। इसलिए मतलब कभी कभी ऐसा कुछ अपवाद ही होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि वायु ना भी रहे ना तो वहां पे आग लग सकती, मतलब वो जल जाता है। ठीक है, तो लेकिन दहन की सबसे पहली शर्त है कि दहन के लिए आवश्यक पोषक होना, यानी कि ऑक्सीजन का होना, वैसी वैसा वातावरण का होना जिसमें कि दहन हो सके। ठीक है, और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ का होना, यानी कि जो पदार्थ हमारा जलता है वो अगर होगा तभी तो आप कोई भी चीज को जला सकते हैं। अगर जो जलने वाला पदार्थ ही नहीं है उसको आप जलाइएगा तो वो नहीं जलेगा। और तीसरा में हमारा हो जाता है दहन का क्षेत्र, यानी कि मैंने आपको बताया कि वैसा जगह जहाँ पे कि आपका दहन हो सके वैसा क्षेत्र भी होना चाहिए, कि वहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, वायु होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, मतलब ऐसा क्षेत्र बनाना जहाँ पे आपका मतलब दहन हो सके। तो हमारा दहन का शर्त आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जो दहन के बाद होता है तो वो हमारा क्या होता है, दहन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोमबत्ती के बारे में, यानी कि मोमबत्ती जो हमारा होता है वो हमारा कैसे काम करता है, यानी कि वो जो हमारा मोमबत्ती होता है उसका 3 क्षेत्र होता है। सुनिए, एक मिनट। तो आपको मैं बताऊंगी कि दहन में आपका जो आता है वो सबसे पहले हमारा मोमबत्ती के बारे में आप जानिएगा कि इसमें इससे आपको समझ में आएगा कि दहन कैसे, मतलब की क्रिया होती कैसे। तो हमारा जो मोमबत्ती होता है तो उसमें ज्वाला के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है केंद्रीय मंडल, दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल, और तीसरा हमारा होता है प्रकाशहीन मंडल। तो हमारा जो केंद्र मंडल होता है, यानी कि बीच वाला जो आपका भाग रहता है, तो हमारा जो बीच का भाग रहता है उसे हम केंद्र मंडल कहते हैं। तो केंद्र मंडल में क्या होता है कि अगर आप इसके रंग के बारे में पूछेंगे तो वो आपने मोमबत्ती देखा होगा जलते, तो उसमें जो बीच का भाग होता है वो नीला रहता है। नीला इसलिए रहता है क्योंकि उसमें है ना जो वो काफी, वो जो हमारा भाग रहता है उसको अगर आप सिर्फ उसको उसमें अगर आप माचिस को ले जाइएगा तो वो जलता नहीं है, मतलब सिर्फ बीच में जाना चाहिए जहाँ पे आपका नीला रहता है। ठीक है, तो इस भाग में आपका माचिस जलेगा नहीं क्योंकि ये ठंडा हमारा होता है ये जो भाग रहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, यानी कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ये बीच में होने के कारण
आपका तो चारों तरफ जब ज्वाला मतलब जलन होता है, मतलब कोई भी चीज का दहन होता है, तो उसके चारों ओर ना कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, यानी कि आपका जो धुआं होता है उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, आप जानते होंगे। तो उससे आपका क्या होता है ना, केंद्र मंडल जो होता है उसमें ऑक्सीजन का दहन ही नहीं होता है, मतलब कि अपूर्ण दहन होता ही नहीं है। इस वजह से ये भाग आपका नीला होता है, ठंडा होता है, और मतलब सबसे बीच का भाग होता है, तो इसमें हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा मंडल हमारा है प्रकाशमान मंडल। तो इसमें मतलब ये जो हमारा मोमबत्ती का भाग होता है, इसमें क्या होता है कि प्रकाशमान मंडल में इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, यानी पूर्ण दहन होता है। और ये भाग आपका गर्म होता है, सबसे गर्म नहीं होता है लेकिन गर्म होता है। तो इस भाग में ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के जितना ही ज्यादा दहन होता है, वो चीज उतना ही ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाशमान मंडल होता है उसमें ऑक्सीजन का दहन होता है, तो वो गर्म होता है, और उसका रंग का अगर बात करेंगे तो वो पीला मतलब नीला होता है। ठीक है, हमारा जो दूसरा भाग होता है, यानी कि इसमें आप और ये जो हमारा प्रकाशमान मंडल होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें कार्बन के छोटे छोटे कण रहते हैं, यानी कि इससे ज्वलन होता है, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का, और अगले वाले परत से अलग अलग भाग में। तो हमारा जो प्रकाशमान मंडल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहती है, यानी छोटे छोटे कण रहते हैं। तो प्रकाशमान मंडल में छोटे छोटे कण होने की वजह से इसमें भी ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं होता, यानी कि इसमें दहन तो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। अब देखिए, हमारा जो तीसरा भाग होता है उसका नाम है प्रकाशहीन मंडल, यानी कि ये इसका कोई रंग नहीं होता है, अगर आप प्रकाशहीन मंडल का बात करते हैं। तो हमारा प्रकाशहीन मंडल में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ये सबसे बाहर का परत होता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का जो सबसे बाहर का भाग है उसका नाम क्या होता है, तो उसमें हो जाएगा आपका प्रकाशहीन मंडल। और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, और सबसे गर्म जो हमारा मतलब मोमबत्ती का भाग होता है वो प्रकाशहीन मंडल ही होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का पूरा दहन होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गर्म, मतलब सबसे गर्म, लेकिन इसका कलर नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूरा दहन हो ही गया तो इसमें कलर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका अगर प्रकाशहीन मंडल का बात करेगा तो इसका रंगहीन हो जाता है, यानी इसका कोई रंग नहीं, लेकिन इसमें ऊष्मा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो मोमबत्ती है उससे ही आप एक और बात बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर पूछेगा कि आप कोई एग्जांपल देके बताइए कि आपका कोई भी पदार्थ है वो जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये पता कैसे करेंगे? तो उसमें क्या आप बोलिएगा कि जैसे कोई भी पदार्थ है वो जल रहा है, यानी कि मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती को जला दीजिए और उसको किसी ग्लास से ढक दीजिए, तो क्या होगा, वो मोमबत्ती मतलब बंद हो जाए। कुछ देर के बाद होगा, क्योंकि वो जो आपका ग्लास है उसमें भी ऑक्सीजन रहता है, तो उस मतलब कि उस में ऑक्सीजन रहता है, तो जितना ऑक्सीजन उसमें रहता है उतना वो ग्रहण कर लेता है। उसके बाद हमारा
मोमबत्ती जो रहता है उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहता, यानी कि जलने के लिए उसको जो आवश्यक पोषक होना चाहिए वो नहीं बचता है उसके बाद, जिससे हमारा मोमबत्ती मतलब बंद हो जाता है। और देखिए हमारा जो मोमबत्ती होता है तो उसका एक होता है जलना और एक होता है पिघलना, यानी कि आपका मोमबत्ती जलता है और पिघलता है, ठीक है। तो जलने और पिघलने में एक छोटा सा अंतर होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का जलना वो कौन सा क्रिया है, यानी कि भौतिक क्रिया है या रासायनिक, ठीक है। तो अगर मोमबत्ती का जलना पूछे तो मोमबत्ती अगर जल जाएगा तो उसको फिर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक क्रिया में आ जाएगा, यानी मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखें, और अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछे तो मोमबत्ती पिघल जाएगा और फिर आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा जैसा अवस्था में था वैसा अवस्था में ला। तो ये हमारा भौतिक क्रिया में आ जाएगा, यानी कि मोमबत्ती का जलना और पिघलना, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा कि द्रवीभूत गैस, यानी कि हमारा जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम आप सभी जानते होंगे कि जो कि समुद्र के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम, उसको पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल जो निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम में क्या होता है कि उससे आपको पेट्रोल, डीजल और स्नेहक, ग्रीस, बहुत सारी चीज प्राप्त होते हैं जो कि आप गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का जो एक पेट्रोलियम ही रहता है, यानी कि पेट्रोलियम को जब द्रवीभूत यानी कि उसको जब द्रव बना के जब उसको गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यानी कि जो आप अपने घर में यूज करते हैं अभी एलपीजी गैस के रूप में, तो उसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो वो जो होता है उसे बनाने के लिए ताप, निश्चित दाब और निश्चित ऊष्मा की जरूरत होती है, यानी उससे हमारा पेट्रोलियम जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब वो जो हमारा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस रहता है, यानी क्या आप जो घर में यूज करते हैं एलपीजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड में जो हमारा पेट्रोलियम गैस रहता है उसे ही हम एलपीजी कहते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें निश्चित ताप और दाब की जरूरत है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये कैसा रूप होता है पेट्रोलियम का, तो ये सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि आपका जो सबसे शुद्ध रूप होता है वही आप अपने घर में गैस मतलब खाना बनाने का उपयोग जिससे करते हैं वो सबसे शुद्ध रूप पेट्रोलियम का होता है, और सबसे अशुद्ध रूप तो स्नेहक होता है। तो हमारा एलपीजी के बारे में हम आपको कल बताएंगे, इसके बहुत सारे फॉर्मूला मतलब इसके बहुत सारे ब्यूटेन से सबसे खास इसका अणु होता है तो उससे जुड़ के बना होता है। तो आज के लिए इतना ही, आप बाकी मैं आपको कल बताऊंगी।